हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको पढ़ने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बकलिंग ऑफ अ सेक्शन। द बकलिंग ऑफ अ सेक्शन मे अकर ड्यू टू एक्सियल फोर्स, मोमेंट और शियर। अब ये बकलिंग क्या है? तो लेट्स से हमारा कोई ये एक मेंबर था ऐसे। अब बकल का मतलब क्या है कि इस पर कुछ लोड लगा और ये कुछ ऐसे बेंड हो गया, तो इसको हम बोलते हैं बकलिंग। अब ये बकलिंग आ सकती है हमारी एक्शियल फोर्स की वजह से, मोमेंट की वजह से और शियर की वजह से। ये कैसे? अगर इस पर एक्शियल कंप्रेशन लगेगा तो ये ऐसे बेंड हो सकता है। दूसरा, अगर इस पर हम मोमेंट लगाएंगे तो ये ऐसे बेंड हो सकता है। और तीसरा, अगर इस पर शियर लगेगा तो ये ऐसे बेंड हो सकता है। तो पहला हमने ये समझना है कि बकलिंग ऑफ ए सेक्शन मे अकर ड्यू टू एक्शियल फोर्स, मोमेंट और शियर। नेक्स्ट है कि द लोकल बकलिंग कैन बी अवॉइडेड बाय लिमिटिंग द विड्थ टू थिकनेस रेशियो ऑफ द एलिमेंट। अब ये जो हमने बकलिंग पढ़ा, हम नहीं चाहते कि हमारे सेक्शन में बकलिंग हो, हम नहीं चाहेंगे कि हमारा सेक्शन मुड़े। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें विड्थ टू थिकनेस रेशियो को कंट्रोल करना होगा। अब ये क्या है विड्थ टू थिकनेस रेशियो? इसको हम समझते हैं एग्जांपल से। सो ये हमारी कोई आई बीम है, तो जिसका ये हमारी डेप्थ है डी, ये हमारी विड्थ है बी और ये इसकी कोई थिकनेस है टी। तो अगर इसको हम नहीं चाहते कि ये लोकली बकल करे, ये यहां से कहीं से मुड़े ऐसे, तो हमें क्या करना होगा? हमें बी बाय टी रेशियो को मेंटेन करना होगा। सो ये जो बी बाय टी रेशियो है, इसको हमें एक वैल्यू तक लाना होगा। सेकंड पॉइंट का मतलब ये है। तो अगर हम ये बातें समझ जाते हैं एक क्रॉस सेक्शन की कि बकलिंग क्या है और बकलिंग को कैसे कंट्रोल करते हैं, तो हम क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉस सेक्शन को भी समझ सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड कॉन्सेप्ट की तरफ। बिफोर क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉस सेक्शन समझने से पहले, वो है मोमेंट एंड रोटेशंस। इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है सिंपली सपोर्टेड बीम विद यूडीएल का। अब ये कोई हमारी सिंपली सपोर्टेड बीम है विद यूडीएल, जिस पर डब्ल्यू क्रॉस किलोन्यूटन पर मीटर का यूडीएल लगा हुआ है। अब क्योंकि हम क्रॉस सेक्शंस को पढ़ रहे हैं, तो हम यहां पर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे क्रॉस सेक्शन का। अब हमें पता है कि इसके मिडल पे डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 मैक्सिमम मोमेंट मिलेगा, तो हमने उसी पॉइंट को कंसीडर किया, उसके क्रॉस सेक्शन को कंसीडर किया बीम के। अब क्या हो रहा है, हम जैसे जैसे ये डब्ल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, उससे हो रहा क्या है कि क्रॉस सेक्शन पर स्ट्रेसेस बढ़ रहे हैं। एक्सट्रीम फाइबर पर बढ़ रहा है, फिर उससे नीचे थोड़ा कम रहता है और न्यूट्रल एक्सिस पे जीरो रहता है। अब बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, एक ऐसा डब्ल्यू मिला हमें, ऐसा लोड की वैल्यू मिली जिस पर हमें एक्सट्रीम फाइबर पर यील्ड स्ट्रेच मिल गया। अब क्या होगा उसके बाद? अब हम रुके नहीं, हमने लोडिंग और बढ़ाई। अब जैसे जैसे हम लोडिंग बढ़ाते गए, अब एक्सट्रीम फाइबर से जो और फाइबर्स हैं उन पर भी हमें एफ वाई अचीव हुआ, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे फाइबर्स रह गए हैं जिन पर एफ वाई अचीव नहीं हुआ है। ये हमारी सेकेंड केस हुआ। अब थर्ड केस में क्या हुआ कि हर एक फाइबर जो न्यूट्रल एक्सिस के पास है या न्यूट्रल एक्सिस से दूर है, उस पर हमें एफ वाई यील्ड स्ट्रेस अचीव हो चुका है। ऐसा हमें लोडिंग मिली और उस लोडिंग से कुछ मोमेंट आया और उस मोमेंट का नाम हमने रखा प्लास्टिक मोमेंट। अब प्लास्टिक मोमेंट बेसिकली क्या है? प्लास्टिक मोमेंट ऐसा मोमेंट है जिस पर हमें हर एक फाइबर्स पर यील्ड स्ट्रेस मिल जाता है। और इलास्टिक मोमेंट क्या है? इलास्टिक मोमेंट ऐसा मोमेंट है जिसमें हमें एक्सट्रीम फाइबर पर एफ वाई मिल जाता है। तो ये दो हैं हमारे इलास्टिक और प्लास्टिक मोमेंट। अब ये तो हमने मोमेंट समझा, अब हमें समझना है रोटेशंस। अब अगर हम इस केस को देखें जहां पर हमें प्लास्टिक मोमेंट मिला, तो जब हमें प्लास्टिक मोमेंट मिल जाता है तो उससे क्या होता है, प्लास्टिक हिंज डेवलप हो जाता है। अब प्लास्टिक हिंज कुछ नहीं है, ये एक थियोरेटिकल हिंज है जो डेवलप होता है जब हमारा सेक्शन फुल प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी अचीव कर लेता है। इस पॉइंट के बाद सेक्शन रोटेट करता है विदाउट एनी इंक्रीज इन मोमेंट। तो हम देख रहे हैं कि इस केस में प्लास्टिक हिंज डेवलप हो जाएगा यहां पर, जब हमें एमपी अचीव हो गया हर फाइबर पर। अब यहां भी दो केस आते हैं।
फर्स्ट केस ये है कि सिर्फ इतना सिर्फ एमपी तक हम पहुंचे ही हैं, वो आगे रोटेशन अलाउ कर नहीं रहा है, मतलब हमारा जो हिंज है वो फ्रीली रोटेट नहीं कर पा रहा है। और एक केस ये आता है कि जहां पर हम सफिशिएंट रोटेशन को अलाउ कर पा रहे हैं, हमारा हिंज सफिशिएंट रोटेशन अलाउ कर पा रहा है। तो अब इसको एक टेबुलेट करते हैं और अच्छे से समझते हैं। अब मैं क्या करता हूं, हर चीज को लिंक करता हूं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, और अब हम क्लासिफिकेशन करते हैं हमारे क्रॉस सेक्शन की। तो सबसे पहले हमारा सेक्शन टाइप, उसमें हम प्लास्टिक है हमारा, कॉम्पैक्ट है, सेमी कॉम्पैक्ट है और सिलेंडर है। अब देखते हैं क्या, अभी हमने ये क्रॉस सेक्शन पढ़े थे, इसमें अगर मैं देखूं एमपी जिसमें अचीव हो रहा है वो हमारे दो ही सेक्शन है, प्लास्टिक और कॉम्पैक्ट। यहां पर क्या होगा, हमारा ये वाला केस बनेगा जहां पर हम सभी फाइबर्स में हमें एफ वाई अचीव हो चुका है। अब एक केस ऐसा है कि जिसमें सिर्फ अचीव ही हुआ है, और एक केस ऐसा है जिसमें अचीव होने के बाद भी हम ऊपर जा चुके हैं। तो अब ऊपर जा चुके का मतलब क्या है कि सेक्शन हमारा रोटेट ज्यादा करेगा और मोमेंट कम इंक्रीज हो रहा होगा, जो कि एक प्लास्टिक बिहेवियर होता है। तो वो प्लास्टिक केस की बात है, और जिसमें सिर्फ अचीव ही हुआ है वो हमारा कॉम्पैक्ट है। मतलब अब ये हो गया, दोनों ही हमारे प्लास्टिक और कॉम्पैक्ट दोनों रीच करे हैं एमपी को, लेकिन हमारा जो प्लास्टिक हिंज फॉर्मेशन है वो इसमें प्रॉपर है कि सभी रोटेशन को हम रिस्ट्रेन कर पा रहे हैं, उतनी कैपेसिटी डेवलप हो चुकी है। तो हम कह सकते हैं कि रोटेशन कैपेसिटी उसकी कैसी है, सफिशिएंट टू अलाउ हिंज रोटेशन। वहीं पर कॉम्पैक्ट क्या है हमारा, कॉम्पैक्ट है कि हाँ उसमें भी प्लास्टिक हिंज डेवलप हुए हैं बट इतने नहीं हुए, जस्ट इनफ टू डेवलप एमपी, बट रोटेशन कैपेसिटी इज लेस देन प्लास्टिक। इतनी रोटेशन कैपेसिटी डेवलप ही नहीं हुई उसकी। क्यों? क्योंकि वो जस्ट रीच ही तो करा है, वो आगे गया ही नहीं। तो इस फिगर से, इस वाली फिगर से हमने समझा कि प्लास्टिक और कॉम्पैक्ट क्या है। अब सेमी कॉम्पैक्ट के लिए हम समझेंगे इस वाली फिगर को। अब इसमें क्या है कि एक्सट्रीम और उसके साथ कुछ फाइबर्स ही एफ वाई को रीच करे हैं और कुछ अभी भी एफ वाई को रीच नहीं करे हैं। तो यानी कि वो क्या होगा हमारा, रीचेज ओनली एम ई या एम वाई इलास्टिक यील्ड मोमेंट बिफोर लोकल बकलिंग। इसमें एम पी आएगा ही नहीं, हम सिर्फ एम ई तक पहुंचे हैं, या फिर हम बोले एम वाई तक पहुंचे हैं, यानी कि इलास्टिक मोमेंट तक ही हम पहुंचे हैं। इसमें रोटेशन कैपेसिटी इनसफिशिएंट है और प्लास्टिक हिंज फॉर्म ही नहीं हुआ। और ऐसे ही हमारा फोर्थ है, दैट इज सिलेंडर। सिलेंडर में क्या है कि लोकल बकलिंग हो जाती है बिफोर रीचिंग एम ई, एम ई तक भी हम प्रॉपरली पहुंचे नहीं है, और इसमें कोई रोटेशन कैपेसिटी नहीं है और ना ही कोई इसमें हम प्लास्टिक हिंज फॉर्म हुआ है। तो इसी केस से हमने समझा कि प्लास्टिक क्या है, सेमी कॉम्पैक्ट क्या है, कॉम्पैक्ट क्या है, और हमारा सिलेंडर क्या है। अब बोलने की बात अगर हम बोलें तो हम ये बोल सकते हैं कि प्लास्टिक में हमारा एमपी अचीव हो जाता है, सभी एक्सट्रीम फाइबर्स जितने भी हैं सब एफ वाई को रीच कर चुके हैं, और इसमें प्लास्टिक हिंज भी प्रॉपर है रोटेशन देने के लिए। कॉम्पैक्ट क्या है, कॉम्पैक्ट है कि एमपी अचीव हो रहा है, एफ वाई मतलब हर एक एक्सट्रीम फाइबर हमारे एफ वाई तक पहुंचे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर प्लास्टिक हिंज सफिशियंट नहीं है, प्लास्टिक हिंज इतने हैं नहीं कि रोटेशन अच्छे से हो पाए। और सेमी कॉम्पैक्ट में अगर हम बोलें तो इसमें तो सिर्फ एम ही अचीव हुआ है, मतलब एक्सट्रीम फाइबर हमारा पहुंच चुके हैं एम ई तक। और सिलेंडर में यह है कि वो पहले ही बकल कर जाता है बिफोर रीचिंग एम ई। तो इस तरह से हमने ये मोमेंट एंड रोटेशन से समझा। अब यहीं पर हम कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं हमारे बीटा का, जो क्या था हमारा विड्थ टू थिकनेस रेशियो। अब जैसे ही हम क्या करेंगे, बीटा क्या कर रहा होगा, प्लास्टिक के केस में बीटा हमारा कम होगा, उसके बाद फिर वो और बढ़ेगा, बढ़ता जाएगा, और सिलेंडर में बीटा सबसे ज्यादा होगा। सिलेंडर में बीटा सबसे ज्यादा होने का मतलब क्या है वो हमने समझा ही है इससे पहले। अब ये चीज थी हमारी टेबल फॉर्म में, अब हम इसको थ्योरेटिकल फॉर्म में उतार देते हैं और ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब यही जो हमने पढ़ा उसकी ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, यहां पर हम एम ई लिख सकते हैं। अब ये जो रीजन है ये वाला,
इसको मैं बोलता हूं कि ये कैसा है, प्लास्टिक है। और ये जो बीच वाला रीजन है ये हमारा कॉम्पैक्ट है, ये हमारा सेमी कॉम्पैक्ट है, और ये हमारा सिलेंडर है। अब यहां से हम उसी जो हमने टेबल में पढ़ा उन चीजों को यहां लिंक करते हैं। अब सबसे पहले हम विड्थ टू थिकनेस रेशियो को लिंक करते हैं। तो ये यहां पर ओरिजिन टाइप है कुछ, ये बीटा 1 है कुछ एक स्टैंडर्ड वैल्यू। अब प्लास्टिक में क्या होगा, बीटा 0 से बीटा 1 के बीच में होगा। कॉम्पैक्ट में क्या होगा, जो हमारा बीटा होगा वो बीटा 1 और बीटा 2 के बीच में होगा। और सेमी कॉम्पैक्ट में बीटा हमारा बीटा 2 बीटा 3 के बीच में होगा। और सिलेंडर में हमारा बीटा 3 से ज्यादा होगा। बेसिकली जैसे जैसे हमारा बीटा बढ़ेगा, विड्थ टू थिकनेस रेशियो बढ़ेगा, तो सिलेंडर एलिमेंट हमें मिलेगा। सिलेंडर एलिमेंट क्या है, पतला मेंबर मिलेगा जो लोकली बकल कर जाएगा। तो ये तो थी एक्स एक्सिस में हमने समझा विड्थ टू थिकनेस रेशियो को। अब हम वाई एक्सिस में समझेंगे हमारे मोमेंट एंड रोटेशंस को। अब प्लास्टिक में क्या हो रहा है, प्लास्टिक में क्या है, हम एमपी को अचीव कर पा रहे हैं। तो हम हमारे पास ये पूरा रीजन है। और अब कॉम्पैक्ट में क्या हो रहा है, कॉम्पैक्ट में भी हम एमपी को रीच कर पा रहे हैं, लेकिन सेमी कॉम्पैक्ट में हम एम वाई को रीच करते हैं, यानी कि इलास्टिक मोमेंट को हम रीच करते हैं। तो ये हमारे पास उसका एरिया है। और कॉम्पैक्ट और सेमी कॉम्पैक्ट में हमारे पास ये पूरा एरिया है। और सिलेंडर में क्या होगा, सिलेंडर में वो पहले ही फेल कर जाता है बिफोर रीचिंग एम वाई। तो इस तरह से हमें ये रेड लाइन मिलती है जो हमें बताती है मोमेंट कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो कि प्लास्टिक है, कॉम्पैक्ट है, सेमी कॉम्पैक्ट है और सिलेंडर है। अब हम इसकी पढ़ते हैं थ्योरेटिकल डेफिनेशन, जो हमें बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगी। अब डेफिनेशन समझने से पहले देखो कि क्या होगा। पहले हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन में प्लास्टिक हिंज के बारे में, फिर रोटेशन कैपेसिटी के बारे में, प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी के बारे में, एंड देन हम उसको क्लोज कर देंगे बीटा से। तो पहले इसको प्रायोरिटी देंगे, सेकंड प्रायोरिटी इन दोनों को, और थर्ड प्रायोरिटी इसको। और इसी से हमारी डेफिनेशन बनी है, एज इट इज आईएस कोड में भी लिखी है। अब देखो, अब आईएस 800 में हमने प्लास्टिक को बोला है क्लास 1। अब क्लास 1 में देखो कैसे, पहले प्लास्टिक हिंज डिस्कस करेंगे, फिर रोटेशन को डिस्कस करेंगे, एंड देन क्लोज कर देंगे वेब टू थिकनेस रेशियो पे। क्रॉस सेक्शंस विच कैन डेवलप प्लास्टिक हिंज, हमने पढ़ा कि प्लास्टिक हिंज डेवलप कर सकता है। एंड अब रोटेशन कैपेसिटी, एंड हैव रोटेशन कैपेसिटी फॉर फेलियर ऑफ स्ट्रक्चर बाय फॉर्मिंग प्लास्टिक मैकेनिज्म। अब प्लास्टिक मैकेनिज्म क्या होता है, सो ये मैंने रफ सा एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाया है। तो प्लास्टिक क्या है, यील्ड स्ट्रेस यहां तक है, उसके बाद ये प्लास्टिक रीजन है सारा। अब यहां हम क्या देखते हैं कि काफी कम स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, लेकिन स्ट्रेन बहुत ज्यादा है। वही हमारा बेसिकली क्या है, प्लास्टिक मैकेनिज्म है कि बिना सिग्निफिकेंट मोमेंट इंक्रीज के रोटेशन बहुत ज्यादा हो रही है। वही यहां पर कहा गया है पूरी लाइन में कि हैव रोटेशन कैपेसिटी फॉर फेलियर ऑफ स्ट्रक्चर बाय फॉर्मिंग प्लास्टिक मैकेनिज्म। अब ये सेकंड थी, जहां पे हमने रोटेशन कैपेसिटी के बारे में बात करी कि इसके पास रोटेशन कैपेसिटी है। थर्ड बात है कि विड्थ टू थिकनेस ऑफ रेशियो ऑफ प्लेट एलिमेंट शैल बी लेस देन लिमिटिंग वैल्यू। ये हम बोल सकते हैं बीटा इज लेस देन इक्वल टू बीटा 1, और ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं जो ऊपर था। अब ये था हमारा प्लास्टिक। अब हम देख लेते हैं कॉम्पैक्ट, क्लास 2 कॉम्पैक्ट। अब इसमें क्या है, क्रॉस सेक्शंस विच कैन डेवलप प्लास्टिक मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बट हैव इनएडिक्वेट प्लास्टिक हिंज रोटेशन कैपेसिटी फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्लास्टिक मैकेनिज्म ड्यू टू लोकल बकलिंग। तो वही सबसे पहले हमने बात करी कि ये एमपी अचीव करता है, हाँ, वी कैन डेवलप दी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, पर इसके पास प्लास्टिक हिंज सफिशिएंट नहीं होते कि वो रोटेशन कैपेसिटी उतनी कर पाए फॉर दी प्लास्टिक मैकेनिज्म बिहेवियर ड्यू टू लोकल बकलिंग। सो बट हैव inadequate plastic hinge rotation capacity for formation of plastic mechanism due to local buckling। और थर्ड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग विड्थ थ्रू थिकनेस रेशियो ऑफ द प्लेट एलिमेंट शैल बी लेस देन द लिमिटिंग वैल्यू, पर इसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन क्लास 1 दैट इज प्लास्टिक। यानी कि ये रेंज सिलाई करेगी बीटा 1 से बीटा एंड देन बीटा 2 तक जाएगी। ये था हमारा कॉम्पैक्ट। अब हम देखते हैं सेमी कॉम्पैक्ट।
समझते हैं क्लास 3 सेमी कॉम्पैक्ट को। क्रॉस सेक्शन इन विच एक्सट्रीम फाइबर इन कंप्रेशन कैन रीच यील्ड स्ट्रेस ME बट कैन नॉट डेवलप द प्लास्टिक मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ड्यू टू लोकल बकलिंग। तो ये हमने पढ़ा ही था सेमी कॉम्पैक्ट कि वो तो सिर्फ ME तक पहुंचते हैं उसके एक्सट्रीम फाइबर। द विड्थ टू थिकनेस रेशियो ऑफ द प्लेट एलिमेंट शेल बी लेस देन द लिमिटिंग वैल्यू बट ग्रेटर देन दैट स्पेसिफाइड फॉर क्लास 2 दैट इज कॉम्पैक्ट। तो इसमें कोई प्लास्टिक हिंज नहीं होता, रोटेशन कैपेसिटी भी नहीं होती क्योंकि प्लास्टिक मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ही नहीं है इसमें, और क्रॉस सेक्शन सिर्फ हमारे जो एक्सट्रीम फाइबर है वो रीच करते हैं यील्ड स्ट्रेस तक। विड्थ टू थिकनेस रेशियो इसमें क्लास 1 और क्लास 2 से ज्यादा रहेगा बट इसकी लिमिटिंग वैल्यू तक रहेगा, यानी कि हम बोलेंगे कि ये लाई करेगा बिटवीन बीटा 2, बीटा आएगा यहां पर इसका, एंड देन बीटा 3 तक। तो ये है हमारा सेमी कॉम्पैक्ट। अब हम पढ़ते हैं लास्ट दैट इज सिलेंडर। क्लास 4 है हमारा सिलेंडर। क्रॉस सेक्शन इन विच एलिमेंट बकल लोकली इवन बिफोर रीचिंग द यील्ड स्ट्रेस। यील्ड स्ट्रेस को पहुंचे भी नहीं है फाइबर्स की, उससे पहले ही वो बकल कर गया लोकली, उसको बोलेंगे हम सिलेंडर। विड्थ टू थिकनेस रेशियो इसका सबसे ज्यादा रहेगा, B/T रेशियो इसका सबसे ज्यादा रहेगा, लेकिन किससे ज्यादा है? क्लास 3 से भी ज्यादा ही रहेगा। बेसिकली सबसे ज्यादा इसका रहेगा। बोलने की बात है कि हम बोल सकते हैं कि जो इसका बीटा होगा वो बीटा 3 से भी ज्यादा होगा। और यहां पर अब हम शो कर सकते हैं हमारा ग्राफ। ये है हमारा वो ग्राफ जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं टेबल 2 ऑफ दी IS 800 2007। सो अभी तक जो हमने पढ़ा वो था थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, लेकिन उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करें वो यहां सीखेंगे। ये है हमारा IS 800 2007 और ये है टेबल 2 जिसमें बताया है कि लिमिटिंग विड्थ टू थिकनेस रेशियो क्या रहेगा हमारा। अब इस टेबल में अगर मैं बताऊं तो ये था हमारा बीटा 1 जो ग्राफ में था, ये वैल्यू है बीटा 2 और ये बीटा 3 और ये है हमारा बीटा। तो अब जो ये हमारा बीटा होगा, प्लास्टिक कब होगा? जब बीटा इज लेस देन इक्वल टू बीटा 1। कॉम्पैक्ट कब होगा? जब बीटा 1 बीटा इसके बीच में लाया करेगा, बीटा 2 के। सेमी कॉम्पैक्ट ये होगा जब बीटा 2 लाई करेगा हमारा बीटा 3 के बीच में, और अगर बीटा 3 से ज्यादा है तो वो हमारा हो जाएगा सिलेंडर। तो ये कहानी है। अब ये B/TF, अब जैसे पहला केस क्या है हमारा, कंप्रेशन एलिमेंट देख रहे हैं, पहला फेज है आउटस्टैंडिंग एलिमेंट ऑफ कंप्रेशन फ्लैंज। आउटस्टैंडिंग कौन सा है? ये आउटस्टैंडिंग क्या होता है? जो कनेक्शन में नहीं यूज हुआ। तो उसमें एक है रोल्ड सेक्शन और एक है वेल्डेड सेक्शन। B/TF, B/TF, B क्या है यहां पर? विड्थ ऑफ द फ्लैंज, एंड TF क्या है यहां पर? थिकनेस ऑफ द फ्लैंज। और ये डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन का हमें B दिखाया हुआ है। जैसे रोल्ड बीम्स और कॉलम्स में हमारा B ये है और TF ये है। रोल्ड चैनल्स में B ये है और TF हमारा ये है। रेक्टेंगुलर में B इनर है और हमारा TF इसकी थिकनेस होगी। सर्कुलर में भी सेम। तो यहां से हम B/TF ले लेंगे रेशियो सभी का। यह है फिगर 2 डायमेंशन ऑफ द सेक्शंस, और टेबल 2 से हम निकालेंगे इनकी वैल्यू। तो जैसे जैसे हमारे सेक्शन होंगे हम वैसे वैसे इन वैल्यूज को सोल्व करेंगे और चेक करेंगे। अब यहां पर एप्सिलॉन क्या है? सो एप्सिलॉन की वैल्यू यहां पर दे रखी है √250/FY, जो भी यील्ड स्ट्रेस उसका आएगा। अब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे फ्लैंज प्लास्टिक होते हैं और वेब हमारा, हमने कैलकुलेशन करने के बाद वेब फाइंड हुआ हमारा कॉम्पैक्ट, तो क्या लें? तो वहां पर हमारा नोट 4 काम आएगा। डिफरेंट एलिमेंट ऑफ क्रॉस सेक्शन कैन बी इन डिफरेंट क्लास। इन सच केसेस द सेक्शन इज क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द लीस्ट फेवरेबल क्लासिफिकेशन। अब लीस्ट फेवरेबल क्लासिफिकेशन कौन सी होगी? सिलेंडर हमें पता है सबसे लीस्ट फेवरेबल है, तो प्लास्टिक ठीक है, उसके बाद कॉम्पैक्ट, फिर सेमी कॉम्पैक्ट। तो अगर हमारा फ्लैंज लेट से प्लास्टिक आया और वेब हमारा कॉम्पैक्ट आया, तो हम ओवरऑल क्या मानेंगे उसको? कॉम्पैक्ट।
ऐसी एक केस ये है कि फ्लैंज लेट से कॉम्पैक्ट आया और वेब हमारा सेमी कॉम्पैक्ट आया, तो उस कंडीशन में हम उनको मानेंगे सेमी कॉम्पैक्ट। तो इस टेबल को यूज करना है, फाइंड करना है b/tf एंड देन चेक करना है एप्सिलॉन की वैल्यू √250/fy। चेक करने के बाद दोनों मेंबर का निकालना है, अगर आई सेक्शन है तो फ्लैंज का निकालना है, वेब का भी निकालना है, और फिर चेक करना है एंड देन नोट 4 यूज करना है। तो प्रोसीजर ये है इसका पूरा IS 800 को यूज करने का। टेबल 2 फिगर 2 से हमें पता चलेगा कि B क्या है और TF क्या है। हम यहाँ देख रहे हैं कि B जो लिया है इन्होंने ये हाफ लिया है, TB इन्होंने यहाँ पर हाफ लिया है, लेकिन एंगल के केस में ये फुल है। तो इन चीजों का भी हमें ध्यान रखना है।